ब्रेक के बाद आइए अब सीधे रुख करेंगे स्वरूपगंज का, जहां पर स्वराज संकल्प यात्रा को में जनसभा को संबोधित कर रही हैं वसुंधरा राजे। भवनलाल जी और उपस्थित सब भाइयों, आपको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय श्री राम जी। ऑल्सो सबको धन्यवाद देने से मैं अभी जहाँ से निकल रही हूँ वहां से बरसात आ रही है, फिर धूप आ रही है, फिर बरसात आ रही है, फिर आप लोगों के बीच में अभी बरसात खत्म होकर धूप के बीच में सबसे मुलाकात हो रही है। जगह जगह पे लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि पहली बरसात आज हो रही है, किसान खुश हो रहा है, सब लोग खुश हो रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि रास्ते भर मेरे को लोग मिले, भीग रहे, बिल्कुल गीले हो गए, बरसात जोर से पड़ रही है और रास्ते से टस से मस नहीं हो रहे, सब वही खड़े हैं, सब रास्ते पे खड़े। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आप लोग रास्ते पे खड़े हो, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अभी तो नहीं, हम तो 9 बजे से खड़े हुए हैं और हम तो और देर लगाएंगे, आपको चाहिए तो और 2 घंटा हम खड़े होने को तैयार हैं, परंतु हमको ये सरकार से छुटकारा पाना है। कुछ भी करो, हमको इस सरकार से छुटकारा दो। उस बरसात के अंदर लोगों ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की और मैं आप लोग सबको यही कहना चाहती हूँ कि बात जो थी वो उदयपुर में, कोटा में, भरतपुर में, अजमेर में, आपके इस क्षेत्र के अंदर बात वही है। सब लोगों से पूछा गया तो सब लोगों ने मेरे से सबसे पहले यही कहा कि पेयजल की हमारी बहुत समस्या है, उस पेयजल का इंतजाम करो। किन्हीं लोगों ने मेरे को कहा कि टंकी की और पाइपलाइनों की हालत बिल्कुल खराब है, स्वरूपगंज के अंदर हम लोगों को पानी नहीं मिलता है। इन पिंडवाड़ा में भी 48 घंटे पानी की परेशानियां हैं और हमारी सरकार ने जो 2 करोड़ रुपया दिया था वहां नई पाइपलाइन बिछाने के लिए और ओवरहेड टैंक बनाने का काम किया था, उसके बाद मामला आगे ही नहीं बढ़ा। हम तो कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने काम करके छोड़ दिया था वहां से लोगों को आगे ले जाने की जरूरत थी, पाइपलाइन और बिछाने की जरूरत थी, गांव में पानी ले जाने की जरूरत थी, परंतु ये काम नहीं हुआ है। और नगर और देहात में पेयजल की कमी पूरी करने के लिए मैं मानती हूँ कि सही बांध का पानी लाने की हमको जरूरत है। ये सही बांध का पानी अब अगले चरण में लाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। वैसे ये अब आप लोग अब 4.5 साल हो गए, मुझे लग रहा था कि हम जहां तक आ गए थे उसको छोड़ के अगर इस सही बांध के पानी को सोच करके थोड़ा सा आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर देते तो गांव के अंदर और सिंचाई के लिए कुछ तो पानी इसका कहीं ना कहीं तो पहुंच जाता, परंतु कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसा था वैसे के वैसे ही छोड़ने का काम इन लोगों ने कर दिया है और उससे मुझे बड़ा दर्द है। बिजली की नियमित कटौती को छोड़ो, इसके अलावा इतनी जोरदार ट्रिपिंग है कि जगह जगह पे लोगों ने हमको बोल दिया कि बिजली आती नहीं है। किसानों ने कह दिया कि हमको 3.5 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है और वो भी ट्रिपिंग के साथ। तो हम अपने क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। क्या ये सही है? किसान को बिजली मिल रही है क्या? मिल रही है क्या? 8 घंटे बिजली मिल रही है क्या? युवा मोर्चा, अगर युवा मोर्चा, अब आप लोग रहने दो, पूरा बंद करना है तो ठीक है, आप लोग करो सब नाटकबाजी। यहाँ सब लोग फिर वो आप बिगाड़ देते हो ना, बात खत्म करना क्या मतलब है? सब लोग और जो सुनने लिए आए हैं, हमारे कार्यकर्ता इस तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे सब। तो इसलिए मैं तो इन लोग सबके लिए मैं आज चिंतित हूं क्योंकि मैंने 4.5 महीने क्षेत्र के अंदर निकाला है। मैं धूप से, कड़क गर्मी से, इस पानी में भीगते हुए पूरे प्रदेश के अंदर घूमी हूं। 1 हफ्ते के अंदर जोधपुर की मीटिंग हो जाएगी और ये समझ लो कि अपन ने 7 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। खाली उत्तराखंड के समय जो 4 जिले रह गए थे या 1.5 जिला रह गया था, उस 1.5 जिले को मैं 8 से 12 तक निपटाऊंगी। वहां लोगों से मिलने का काम हो जाएगा तो मेरा पूरा राजस्थान कंप्लीट हुआ। अब हर एक गांव के अंदर पानी की किल्लत या फ्लोराइड की किल्लत या खारे पानी की किल्लत, और ये अभी तक हम लोगों ने 4.5 साल के अंदर अगर ठीक नहीं किया है तो मैं सब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि कब करेंगे। आज रोज पढ़ने को मिलता है, रोज अखबार में आता है कि हमने तो ये काम कर दिया और हमने ये काम कर दिया और ये काम कर दिया, और क्षेत्र में जाओ तो वो काम नहीं हुआ है। अब मैं आपसे पता करती हूँ कि पिंडवाड़ा के सामुदायिक केंद्र में 7 की जगह में सिर्फ 2 डॉक्टर चल रहे हैं, सिर्फ 2 डॉक्टर।
और फिजिशियन नहीं है, सर्जन नहीं है, महिला विशेषज्ञ नहीं है, एक्सरे ईसीजी जैसी कोई भी सुविधा नहीं है, सब ठप पड़े हुए। और स्वरूपगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं की आबादी के हिसाब से अपर्याप्त है। वो लोग कहते हैं हम इसके लिए हमारा कुछ इंतजाम करिए। ये अभी कुछ नहीं किया है और एक साथ ये कह रहे हैं रोज अखबार के अंदर कि हम लोग यहाँ मुफ्त दवाई दे रहे हैं, मुफ्त जांच करवा रहे हैं। या पूछो किसी से, किसी को मुफ्त जांच मिल रही है क्या? मुफ्त जांच किसी को मिल रही है? वहाँ मुफ्त दवाई मिल रही है क्या किसी को? और अगर 2 दवाई मिल गई तो जितनी दवाई यहाँ मिलनी थी वो नहीं मिलती है। मैंने यहाँ देखा, अभी मैं झुंझुनू से निकल रही थी तो झुंझुनू में ये मुफ्त दवाई का एक इंजेक्शन लगाने की बात चली तो वहां छापा पड़ा उस अस्पताल में। वो इंजेक्शन तो था पर उस इंजेक्शन के अंदर कांच भरा हुआ था। अब वो कांच भरा हुआ इंजेक्शन अब गरीब आदमी को आप दोगे तो उसकी क्या स्थिति होगी? एक तरफ तो कह रहे हो कि हम तो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु क्षेत्र के अंदर चले जाओ तो मालूम पड़ेगा कुछ नहीं हो रहा है। मैं इसी तरीके से कह रही हूँ बिजली के लिए। आप बिजली की बात कर रहे हो, गांव-गांव के अंदर लोग मेरे को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम लोग अपना काम करेंगे तो कैसे करेंगे जब ये 8 घंटे बिजली हमको मिलती नहीं है। अब मैंने पता किया तो 30 घंटे की बिजली की कटौती आपके बिल्कुल जयपुर के पास सांगानेर क्षेत्र के अंदर 30 घंटों के लिए 30 गांव की बिजली गई। अब बताओ जयपुर के अंदर ये काम हो रहा है तो आप लोग कहां हो? कौन सोचेगा आपके बारे में? जयपुर के अंदर ये स्थिति है। मैं सब दूर ये लोगों को कह के थक गई हूं कि क्या है कि ये अखबार के अंदर जो आप लोग रोज निकालते हो उससे कोई फायदा नहीं होना है। जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं दिलवाएं। ये सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है तो उसका सबसे पहले ये काम है और मैं देख रही हूं ये काम नहीं हो रहा है। बिजली के ये तो ऐसे जोरदार बिल आ रहे हैं कि लोगों ने मेरे से ये कहा कि इन बिलों को रोकिए। ये वीसीआर मानने क्या बनाया जाता है, उस वीसीआर के द्वारा जो बिल 1000 रुपए का होता है वो 10,000 का दिखाते हैं। और कई तो मैंने देखा तो लाखों के बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी कहता है कि हमें तो बिजली नहीं चाहिए, आप कनेक्शन ही ले जाओ, क्योंकि अगर कनेक्शन से हमको लाख 2-2 लाख रुपए देना पड़ रहा है तो इससे तो अच्छा ये है कि हमारा कनेक्शन ही ना हो। ये स्थिति है आज गांव के अंदर। मैं गांव के अंदर होके आ रही हूं तो मेरे को ये बताया गया, एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था अभी रास्ते में ही कि 55,000 रुपया दे रहे हैं और 1 लाख माने मकान बनेंगे राजस्थान के अंदर बीपीएल परिवारों के लिए। किसी को मिला? किसी को मिला? यहाँ किसी को नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि बीकानेर की कहानी है। जब मैंने पता किया तो गरीब लोगों के लिए उन्होंने ये कह दिया था कि आप आके किस्त ले जाइए। 125 ऐसे बीपीएल परिवार थे जो कलेक्टर के पास गए और अपना पहला किस्त लेके आ गए और पहले किस्त लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने बिल्डिंग को तोड़ दिया, अपना जो कमरा था उसको तोड़ दिया। पुलिस वाले आप लोग या तो हट जाओ वहां से, आप इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, चलो उधर आ जाओ, और आप लोग कैमरा वाले या तो बैठ जाओ प्लीज। मेरी प्रॉब्लम यही सामने वाले लोग हैं, पीछे वाले अननेसेसरी। चलो फिर सब लोग बैठ जाएंगे आराम से। आप ही लोग करते हो सब अव्यवस्था। तो आप लोग बैठ जाओ सब शांति से प्लीज। युवा मोर्चा ये तो बहुत ही गलत काम कर रहा है। अब रहने दीजिए आप लोग सब। तो मैंने पूछा इन लोगों से कि आप लोगों की जो कुठरिया है, पहले तो लाए उन्होंने एक किस्त के बाद उन्होंने अपनी जो कोठरी थी उसको तो किया खत्म, और कोठरी खत्म करने के तुरंत बाद वो गए कि भाई आपको सेकंड किस्त दे दो। दूसरी किस्त डिले हो गई जैसे हमेशा होती है कलेक्टरों के यहाँ, और जब डिले हो गई तो बरसात आ गई। अब बरसात भी आ गई, कमरा भी टूट गया, दूसरी किस्त भी नहीं आई, किराए पे जाके रह रहे हैं बेचारे। तो ना तो उनको पैसा मिला और गांठ से और पैसा निकाल के किराया देना पड़ा, और किराया देके बस वहां बैठे हुए हैं, किसी को नहीं मिल रहा है। पर पोस्टर लगे हुए हैं जोरदार, जगह जगह पे अखबार में आ रहे हैं कि हमने ये काम कर लिया है। अरे मैं 1 लाख बिल्डिंग कहाँ बने हैं, कौन से कमरे बने हैं, आप हमें ये बताइए। इतना सारा जनता का पैसा कहीं पोस्टर में, कहीं एडवर्टाइजमेंट में, कहीं विज्ञापनों में जो लगा रहे हो, अगर ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया जा रहा है ये जनता को, जनता के पानी और मूलभूत सुविधा को देने के लिए लग जाता तो मैं समझती कि कोई मुसीबत ही नहीं होती।
मुझे समझ में नहीं आता है, जनता के वोट ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। अगर किसी ने ये सोच लिया कि बस हम बेटे बड़े बड़े पोस्टर लगा दें तो कोई काम ही ना करे, खाली पोस्टर ही लगाए और पैसे ही खर्च करे। जो सरकार आएगी अगर वो जनता का पैसा 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ इस तरीके से इस्तेमाल कर देगी तो फिर जनता का पैसा जनता के ऊपर नहीं लग रहा है। यह भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार के अंदर रहने के लिए अगर इस तरीके का काम कर रहे हो तो भ्रष्टाचार है, क्योंकि जनता का जेब का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए मैंने सबको कह दिया, अभी मैं आपके आबू रोड से निकली थी तो आबू रोड के अंदर एक झुंड खड़ा हुआ था और सब लोगों ने आके मेरे को ये कहा कि आज अखबार आपने पढ़ा तो एक बहुत बड़ा उसमें विज्ञापन आया हुआ है कि सरकार ने मजेदार काम कर दिया, पहली बार राजस्थान के अंदर 2.5 लाख पट्टों का इंतजाम लोगों के लिए कर दिया। तो वो खड़े हुए थे वहां, तो उनने कहा आपने पढ़ा? मैंने कहा मैंने नहीं देखा, मैंने फिर अखबार देखा। उन्होंने कहा साहब हम इसलिए आपके लिए खड़े हैं कि हमारे पूरी कॉलोनी की कॉलोनी इन लोगों ने तोड़ दिया है। रात को आके झुंड के झुंड उनके वो बुलडोजर वगैरह लगा लगा के हमारा कर रहे हैं और हम लोग 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो मैंने कहा ये तुम कह रहा है कि आपको पट्टे मिलने चाहिए, जो लोग वहां रह रहे हैं उनको तुरंत ही पट्टे मिलने चाहिए, क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा साहब हमारा तो नहीं मालूम, पूरी की पूरी जमीन खाली कर दी है। तो समझ में आ गई कि इनको तो बेचारे गरीबों को तो हटा दो, जिनके लिए आपने कहा था 50-50 साल वाले जो बैठे हुए यहाँ हैं उनको पट्टा हम देने वाले हैं, उनको नहीं देने का है, पर रातों रात भू माफिया को देने की तैयारी आप लोग कर रहे हो। यही बात हो रही है पूरे राजस्थान में हो रही है और गरीब के पट्टे के नाम के ऊपर आप तिलक लगा रहे हो। कैसी सरकार है ये? कौन से लोग हैं? और उसमें आपने सबको इस्तेमाल कर लिया, आपने उसमें पुलिस वालों को भी इस्तेमाल कर लिया, आपने उसमें अपने जो वहाँ की जो प्रशासन है उसको भी इस्तेमाल कर लिया, सबको इस्तेमाल करके गरीबों को तो बेदखल कर रहे हो और इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे के बोल रहे हो कि 2-2 लाख पट्टे हमने गरीब जनता को दिया। ये गरीब जनता को नहीं मिला है, ये तो ऐसे लोगों को मिला है जो इनके साथ मिले हुए हैं और जो भू माफियागिरी काम कर रहे हैं। अभी मैं भीलवाड़ा से निकली थी भाइयों, और भीलवाड़ा में कहीं एक गांव में जहां रुकी थी, गांव वालों ने रोक के मेरे को ये कहा कि ये शहरों की तरफ जो जा रहा है प्रशासन, ये हमारे नाक में दम कर रहा है। या क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने ये बताया कि साहब इनका ये जो प्रशासन गांव की ओर जा रहा है उसमें ये रात रात को क्या पट्टे बांटते हैं। हमारे सब लोगों ने ये कह दिया कि 38 पंचायत है इस क्षेत्र के, 38 पंचायत में से खाली 11 पंचायत को बुलाया मैंने, 27 पंचायतों को तो अलग ही कर दिया और रात के 12 बजे से 3 बजे तक ये कौन से पट्टे दे रहे हैं? कौन सा पट्टा दे रहे हो रात के 12 बजे? क्या होता है, कौन आता है गांव के अंदर, कौन सी मीटिंग है रात को 12 से 3 बजे तक? और ये भूमाफिया नहीं है तो किसको दे रहे हैं आप? अपने भाई भतीजा बात नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? ये तो मेरे को बताएं। 18,000 करोड़ रुपया आप लोगों का जो आपके बजट का होता है उसमें से करीबन 18,000 करोड़ ऐसा होता है जो खर्चा ही नहीं किया जाता। इसका मतलब अगर आप देखो कि 72,000 करोड़ रुपया 5 साल के सही तरीके से हम लोगों ने अगर खर्च कर दिए होते तो आप लोगों की क्या परिस्थिति बनती? पानी के लिए मैं पैसे के बताती हूँ आपको, 2010-2011 के अंदर आपको 330 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, उसमें से 306 करोड़ रुपए लैप्स होके वापस चले गए, सरकार ने खाली 24 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया। 330 करोड़ रुपया। अरे मैं पूछना चाहती हूँ क्या हो रहा है यहाँ? 2011-12 के अंदर आप लोगों को 600 करोड़ मिले, 600 करोड़ में से 580 करोड़ वापस और 29 करोड़ रुपए सिर्फ गांव में इस्तेमाल हुए। आप अगर आ जाइए 12-13 के अंदर 1300 करोड़ रुपया, उसमें से 1244 करोड़ गए वापस और 56 करोड़ ही खाली आपने इस्तेमाल किए। तो मैंने मतलब ये हुआ कि आपने 109 करोड़ रुपया तो खर्च किया इन 3 साल के अंदर और 2130 करोड़ रुपया तो गया वापस और आय मिले आपको 2231 करोड़ रुपया। मैंने सिर्फ 109 करोड़ रुपया गरीब के ऊपर खर्चा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कब तक चलेगा? और क्या ऐसा लगता है इन लोगों को कि हम लोग किसी की समझ में बात नहीं आ रही है? अरे आपने अभी अखबार के अंदर पढ़ा होगा मिड डे मील के बारे में, जो हम लोगों ने भी अपने टाइम के अंदर अच्छा स्वस्थ भोजन अपने बच्चों के लिए इंतजाम किया। मुझे याद है कि मैं जाया करती थी गांव के अंदर और गांव के स्कूल के अंदर जहां ये भोजन दिलाया जाता था, मैं खुद बैठती थी, मैं खुद भोजन उनके साथ करती थी, खाली ये देखने के लिए कि अगर मैं खा सकती हूँ तो मेरे बच्चे भी खा सकते। उनको उस दिन में फल मिलता था, उनको मिठाई मिलती, उनको अच्छा खाना मिलता था और उसको देखने
का भोजन करती थी, डर के मारे खाना भी ठीक। आज आपके खाने के अंदर कभी छिपकली, कभी कीड़े, कभी चूहे। बिहार के अंदर तो 22 आदमी जाके मर गए और यहाँ मौत हो रही है। कभी 1-2 बच्चे मरते, कभी 1-2 बच्चे मरते हैं, परंतु क्या हो रहा है? मैंने कह तो नहीं कि हम कह। अच्छा, आजकल के दिन है महंगाई के। महंगाई के दिन में आज भी आप एक बच्चे की डाइट पे 3 रुपया खर्च करो, क्या बात है? कैसे चलेगा ये? 3 रुपए से कोई खाना खा सकता है क्या? आप लोग कोई खा सकते हो? ढाबे में जाओ ना, ढाबे में भी मेरे को नहीं लगता है कि 3 रुपए का कुछ मिलेगा। अखबार वाले सब बैठे, बताओ मिलेगा 3 रुपए का? अगर मिलता है तो मेरे को भी ले चलो, तो मैं भी जाके एक दफा 3 रुपए का भोजन करना चाहती हूँ। एक्सेप्ट मेरे को चूहा नहीं चाहिए उसमें, ना मेरे को कीड़ा चाहिए, ना मेरे को छिपकली चाहिए, और ना और कोई मकोड़े चाहिए उसके अंदर। मेरे को अगर भोजन दे सकते हो तो वो दे दो। आज की महंगाई में नहीं हो रहा है और आप अपने बच्चों को बीमार कर रहे हो और इस तरीके से तमाशा चल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये तो ऐसे ही मजे में चलते रहेंगे क्या? 5 साल निकाल लिए तो कोई चिंता नहीं है। पूरे राजस्थान को भ्रष्टाचार के अंदर झोंक के रख दिया है। पैसे ही पैसे, एक-एक मंत्री से लेके ऊपर तक सब लोग पैसे बना बना के जा रहे हैं। कि बाड़मेर से लेके कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पैसा नहीं बनाया गया, ये बताया जाए। बाड़मेर के अंदर तो जोरदार चोरी हुई है, वो सब लोग जानते हैं। और बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, वो जोधपुर जिला है, वो सब जिलों के अंदर मेरे को ये देखने को मिल रही है। ये मैंने सब लोगों को पूछा कि बच्चे हमारे अपने क्षेत्र के अंदर, आपका ये जो हाईवे बना, ये हाईवे ने हम लोग सबकी जान इस क्षेत्र के अंदर बचाई कि नहीं बचाई? इस हाईवे को देख के लगता है कि चलो ठीक है, अपनी नाक तो इतनी नहीं कटी कि अपन गुजरात में इस हाईवे तक तो पहुंच सकते हैं। नहीं तो मैं परसों के दिन जब गांव से निकल रही थी तो गांव वालों ने मेरे को रोक के बोला कि अरे साहब ऐसा है, हमारे 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो गुजरात का बॉर्डर है, ये 2 किलोमीटर अंदर हमारे यहाँ आता है, इसको जरा ठीक कर। मैं कहा पानी बिजली सब उसकी चिंता नहीं करो, पहले ये कर दो। तो मेरे को समझ में आ गया कि उसके दिमाग में क्या था। अब ये लोग जाते हैं रोज रोज गुजरात, तो गुजरात का रोड देख लिया, पानी देख लिया, बिजली देख लिया, चकाचक टनाटन सब अच्छी तरह से गुजरात के अंदर। अब उनके रिश्तेदार यहाँ आते हैं तो सबसे पहले गुजरात के रोड से सीधे गिरते हैं गड्ढे में राजस्थान के। तो उन्होंने सोचा कि भैया हम यहाँ आते हैं तो हमारी तो सबकी नाक कटती है, भैया इज्जत का सवाल है, मेहरबानी करके हमारे पानी छोड़ दो, बिजली छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस इतना टुकड़ा हमारा बना, ताकि हमारे रिश्तेदार यहाँ आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम लोग कौन से जंगल में रहते हो। और मेरे को शर्म आती है इस बात की कि वो राजस्थान की बात अपन कर रहे हैं जिसका इतिहास में कितना बड़ा नाम था। अरे दुनिया, यहाँ नहीं, आप दुनिया के लोग आते थे कि क्या जहां कहाँ है राजस्थान दिखाओ, कहाँ है वो इतिहास वाला प्रदेश में दिखाओ, आते थे लोग। अब कोई नहीं आना चाहता क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जहां महिलाओं के सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। महिला जा नहीं सकती सड़क के ऊपर, सिर ऊंचा करके चल नहीं सकती, सुरक्षित नहीं है, सब महिलाएं जानती हैं। अब जब बच्चियों को नहीं छोड़ा है तो महिलाओं की क्या बात है? ये है इस प्रदेश की हालत। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि तो हमारी इज्जत का ही नहीं, हमारे नाक का ही नहीं सवाल है, हमारे पूरे रहन सहन सब चीज का सवाल है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को कह रही हूँ, माताएं बहनें, आपको मालूम है स्कूल बच्ची चली जाती है या कॉलेज चली जाती है तो कितना डर लगता है कि वो वापस कब आएगी। लगता है कि नहीं डर? क्या आएगी कि नहीं आएगी, कहीं कुछ हो ना गया उसके साथ, क्या है, अपना दिल ऐसे धड़कता है। मैं ये कह रही हूँ कि आज ये स्थिति है महिलाओं के साथ, और जिस प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि महिला की कितनी इज्जत हुआ करती थी, राजस्थान जिसमें महिला की इज्जत, राजस्थान की इज्जत माने प्रदेश की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ था, आज हमको इस गड्ढे में से भी निकलना पड़ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे अपने पैर पे खड़े हो जाए। अब मैंने यहाँ पता किया तो स्कूल की शिक्षा की स्थिति भी जर्जर बिल्कुल ही खराब है। यहाँ तहसील के अधिकांश जो प्राइमरी स्कूल है उसमें या 2 या 3 अध्यापक के सहारे पढ़ा हुआ है। सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है। पिंडवाड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लंबे समय से कॉमर्स का लेक्चरर नहीं है। और कहीं और चले जाओ तो आप देखोगे ज्यादातर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर तो प्रिंसिपल ही नहीं है। अब इस तरीके से तो स्कूल है, बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जाते हैं गुजरात चले जाते हैं, कहीं कहीं और प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। राजस्थान की हालत अगर नीचे से हम नहीं सुधारेंगे तो ऊपर तक सुधरेगा नहीं। और इसीलिए मैंने सब लोगों को कह दिया है कि इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान देना है ताकि हमारे बच्चों को पलायन करके गुजरात नहीं जाना पड़े, उनको नौकरी गुजरात में नहीं करनी पड़े। ऐसी स्थिति हम बना के यहाँ ऐसा इंतजाम कर दें कि ये लोगों को नौकरी यहाँ मिले।
अब आप देखेंगे कि 2000 पटवारी की नौकरी के लिए 12 लाख लोगों ने आवेदन किया, 12 लाख, और उसमें से 7.5 लाख लोग थे जो बेचारे परीक्षा मैंने फॉर्म भर के परीक्षा किए। कौन? खाली 2000 लोग उसमें से निकलने वाले थे। पूछना चाहती हूँ कि ये जो परीक्षा लगा के रखी है, टेट है नाम उसका, उस टेट की परीक्षा को उस पर जोड़ के रखा है, तो हमारे बच्चे उस पर चिंतित हो रहे हैं। मैंने सबको ये कह दिया कि भैया इसका प्रबंधन हम लोग करेंगे और आप लोगों को वापस आरपीएससी के उसमें ले जाएंगे, ताकि आप लोग अपने पैर पे फिर से खड़े होकर अपनी नौकरी अपने से ले सकते, रोजगार मिले। क्यों जाएंगे गुजरात? क्यों जाएंगे गुजरात और क्यों वहां काम करेंगे? ये राजस्थान की काम करेंगे तो राजस्थान की तरक्की होगी। अगर राजस्थान सुकुड़ के ऐसे ही रह जाएगा तो प्रदेश का खत्म हो गया। अभी महानरेगा की स्थिति क्या है? आपके यहाँ कोई काम चल रहा है? चल रहा है क्या नरेगा का? और सीधा इस वक्त हम रुख करेंगे सिरोही का, जहां पर स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे संबोधित कर रही हैं। एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन जी, पूर्व विधायक ताराजी भंडारी, जिलाध्यक्ष नारायण जी, पूर्व मंत्री जोगेश्वर जी गर्ग और फिरोज खान जी, हिदायत खान जी और विधायक जगसीराम जी कोहली जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बंधु और मेरे सामने बैठी हुई इतनी अच्छी संख्या में आई हुई सब मेरी माताएं बहनें, आप लोग सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 6:30 और 7:30 बजे के बीच में जब सब घर का काम होता है, ऐसे समय में आपने सब कुछ छोड़ के यहाँ आके हम सबका हौसला अफजाई करने का काम किया और इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बार बार आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत सारा धन्यवाद। और इधर बैठे हुए सब मेरे देवासी भाई और मेरे साथ बुजुर्ग और भाई, आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐतिहासिक मीटिंग सिरोही के अंदर आप लोगों ने जमा के रखी है, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरे फोटोग्राफर भाइयों को है, अगर आप प्लीज अगर हो सके तो थोड़ा बैठ जाए तो मैं महिलाओं को देख सकूं। आपके बिल्कुल पीछे महिला है, अब वो मैं उनको देख सकूं। आपको धन्यवाद। और इधर वालों को भी अगर माइंड न करो तो आप पीछे वाले, हाँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आने का और आप लोगों ने इस तरीके से जो मुझे प्यार दिया है, हम लोग बस इसी प्यार के भूखे हैं और मैं बार बार सबको यही कहती रहती हूँ, आप प्यार ऐसे देते रहोगे तो एक बहुत बड़ा कर्ज अपने प्यार का हमारे कंधे के ऊपर डालते रहोगे। और मैं कितनी भी कोशिश करूँ जिंदगी भर, मैं नहीं समझती हूँ कि इस कर्ज को उतारने का मेरे पास मौका होगा। जब